Hello, dear students. Today we will start our chapter number 8, The Glory of Bharat Varsha. We have learned about history of ancient India from Stone Age to 8th century. We have gathered information about the rulers and heritage of the various ages. India is a huge nation like subcontinent. Since ancient times, people of various tribes and sub-tribes have come to India as they were attracted towards our prosperity. एंशंट टाइम में जो पीपल थे, अलग अलग कंट्री, अलग अलग जगहों के जो लोग थे, वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते थे। उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी की तरफ वो अट्रैक्ट होते थे। ठीक है। ड्यू टू दिस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्रिएट्स द confluence of diversity. जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अलग अलग जगह के लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए, इंडिया में आए। इसके लिए ही तो जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की जो अलग अलग जो डाइवर्सिटी इनको दिखी, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इसके लिए नाम दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मीन्स विविधता में एकता। We will gather information about art and architecture and social life of our country so that we can get information about the glorious heritage of the people of ancient India. एंशियंट इंडिया एग्रीकल्चर। अभी एंशियंट इंडिया की बात करेंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम एंड थिंग्स वी यूज इन आर डेली लाइफ फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट होती थी जो एंशियंट इंडिया में हमारे पास मैक्सिमम फूड था या हम उसका यूज़ कर पाए डेली लाइफ में, ठीक है। फार्मिंग बिगेन इन एंशियंट इंडिया. In those days, also various tools and irrigation facilities were developed for farming. तो उस टाइम में जो फार्मिंग है वो उस और इरिगेशन की फैसिलिटी थी, वो दोनों ही अच्छे से डेवलप हुई थी। इन एंशियंट टाइम्स wheat, barley, paddy, zower, millet, sesame, peas, etc. were cultivated. ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स है जो कल्टिवेटेड होते थे। तो एग्रीकल्चर का फर्स्ट पॉइंट हम देखें, tools. In Harappan culture, plough had not been found among tools used in agriculture, but plough-shaped toy has been found. So it can be said that they were using plough for farming. हरप्पन कल्चर के टाइमिंग में कोई प्लो फाउंड नहीं हुआ था, बट उसके शेप के जो टॉयज हैं वो फाउंड हुए थे, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइमिंग में भी फार्मिंग में प्लो का यूज़ किया जाता था, ठीक है। प्लो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, एंड उसका यूज़ कहाँ होता है, तो प्लो का यूज़ होता है, देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा है, फार्मिंग में, ओके। नेक्स्ट इज इरिगेशन। विदाउट रिच विलेजेस इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर किंग्स एंड देयर किंगडम्स टू सर्वाइव। अगर विलेजेस तो हैं बहुत सारे, पर वो रिच विलेजेस नहीं हैं, तो जो किंग है और उसकी किंगडम है उसको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट है। जस्ट एज ए न्यू टूल्स एंड शेड्लिंग वेयर इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इरीगेशन ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। तो न्यू टूल्स का यूज़ करना, शेड्यूलिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो लेना ताकि इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो इसके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल थे। एट दिस टाइम, तो उस टाइम पे क्या यूज़ किया उन लोगों ने, कैनाल बनाई, वेल्स बनाए, लेक्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वोयर्स वेयर क्रिएटेड फॉर इरिगेशन। सो न्यू टूल्स एंड शेड्यूलिंग वर important steps for development. एंशियंट इंडिया रूरल लाइफ। हमने अभी एग्रीकल्चर की बात की, एंशियंट इंडिया, नाउ हम बात करेंगे रूरल लाइफ। लाइफ इन द विलेज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वॉज एज ए फॉलो। द हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड ग्रामबोजक इन द नॉर्थ इंडिया। यूजुअली people from the same family remains on the post for the generation. This post was hereditary.
Grambojak used to be the biggest landowner in the village. This landowner used to keep people on rent to do farming. King also gave him the responsibility of collecting revenue. He looked after law and order situations also. 1 मार्क्स MCQ के लिए भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के विलेज के हेड कौन है, तो वो है ग्राम भोजक। ठीक है, याद रखना ये। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या होता था कि जो ग्राम भोजक है उसकी ही फैमिली के जो होते हैं उनकी ही पोस्ट होती है, कंटिन्यू जनरेशन में ये चलता है। ठीक है, तो जो ग्राम भोजक है वो उस जो विलेज है जिसकी बात कर रहे हैं हम, कोई भी विलेज है वहाँ के जो बिगेस्ट लैंड ओनर, सबसे बड़े लैंड ओनर वो ग्राम भोजक हुआ करते थे। और जो किंग थे वो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे ताकि वो टैक्स जो मतलब रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ देखने का काम ग्राम भोजक का था। ये हमने जाना नॉर्थ इंडिया के बारे में। ठीक है, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, सदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो देयर वे 3 टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन सदर्न इंडिया: बिग लैंडलॉर्ड्स, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स मीन्स सर्वेंट्स। ठीक है, 3 टाइप्स में था। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ इन टाउन्स। टाउन्स की बात करें तो वहाँ की लाइफ कैसे होती थी? मोस्ट ऑफ द सिटीज वेयर कैपिटल्स ऑफ Mahajanpadas about 2500 years ago. These cities were protected by fortification. Spherical wells have been found from many cities, which were known as a wells. These wells were used for toilets, drains or dustbins. Fortification means फोर्ट। ठीक है, जो किले बनाते हैं ना वो। स्फीयरिकल वेल्स मीन्स स्फीयर शेप में वेल्स बनाते। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ में ऐसे वेल्स भी फाउंड हुए थे जिनका यूज़ होता था, मैनी सिटीज़ में यूज़ होता था फॉर टॉयलेट्स, ड्रेन्स और डस्टबिन्स। पीपल इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज यूज्ड व्हीट, barley, rice, curd, ghee, fruits, etc. and meat and fish for eating purpose. Usually, man and woman wore 2 clothes. The cloth they wore on the lower part of the body was called nivi, and the cloth worn on the upper part of the body was called vas. Sometimes they wrapped a cloth like dupatta around the upper part, which was called adivas. Okay. नेक्स्ट इज एंशियंट इंडियन आर्ट। हम आर्ट की बात करेंगे यहाँ पे। हिस्टोरियंस डिवाइडेड आर्ट इन 2 पार्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, हिस्टोरियन ने आर्ट को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उनके नाम है फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। फाइन आर्ट्स इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीज़ें होती है फाइन आर्ट्स में? ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, क्ले आर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूडेड डांस एंड ड्रामा। वी विल लुक इनटू दिस मैटर्स इन डिटेल। तो ये चीज़ें भी इन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लिटरेचर इन इंडिया। इंडियन लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस: रिलीजियस, non-religious and description by foreign travelers। इसमें नंबर ए हम रिलीजियस लिटरेचर के बारे में इन डिटेल देखेंगे। द वेदास आर इंक्लूडेड इन द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया। देयर आर 4 वेदास। स्टूडेंट्स से जो 4 वेदास हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज ऋग्वेदा, सेकंड इज यजुर्वेदा, थर्ड इज सामवेद एंड फोर्थ इज अथर्ववेदा। ओके, ये नाम याद रखना आप। ब्राह्मण टेक्स्ट एंड आर्यनकास वेयर क्रिएटेड टू एक्सप्लेन द वेदास इन विच सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण एंड बृहदरण्यास में बी कंसिडरेड एज ए द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो ये वेदास के नाम हमने देखे ना, उनको ये जो ब्राह्मण जो हमने पढ़े अभी, ब्राह्मण टेक्स्ट एंड आर्यनकास, उन लोगों ने क्रिएट किया था और उनको वेदास को अच्छे से
एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पे भी बताया हुआ है। तो इनमें से सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण एंड बृहदरण्याक जो थे उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेट किया गया था। Apart from this, Ramayana and Mahabharata epics are the triangular confluence of ancient Indian society, culture and religion. तो रामायण और महाभारत जो बहुत बड़े एपिक्स हैं हमारे इंडिया के, उनका भी एक ट्रायंगुलर कन्फ्लुएंस, ठीक है, ट्रायंगुलर में संगम मतलब साथ में किया गया था। कहाँ कौन सी तीन चीज़ें हैं? एक तो है इंडियन सोसाइटी, कल्चर and religion. Okay, Mahabharata written by Vedvyas was initially known as a Jay Sanhita, which kept on increasing up to 1 lakh slokas and Mahabharata was created. तो जो महाभारत है उनको वाल्मीकि वेदव्यास जी ने लिखा है, ठीक है। तो वेदव्यास जी को हम जय संहिता से भी जानते हैं। जो वेदव्यास जी ने जो महाभारत लिखी है उसमें 1 लाख जितने श्लोक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो महाभारत है वो क्रिएट की गई थी। कितने? मोर देन 1 लाख, मीन्स 1 लाख श्लोक्स तो उसमें लिखे हुए ही हैं। सिमिलरली रामायण नाउ रिटन बाय वाल्मीकि depicts social life and moral standard along with श्री रामास स्टोरी। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो रामायण में श्री राम की स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रामायण वाल्मीकि ने लिखी एंड महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो रामायण में जो श्री राम हैं उनकी सोशल लाइफ के बारे में भी बताया गया है और उनकी मोरल स्टैंडर्ड जो था वो भी हमें बताया गया है इन रामायण। About 108 Upanishads of original Indian completion कथा केना, प्राशना, मुंडका, मंडुकया, ईश्वश्यम एंड चंदोगया उपनिषद्स आर ग्रेट टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी की अगर बात करें तो यहाँ पे 108 उपनिषद्स हैं और अभी हमने उनके नाम पढ़े, ठीक है। उनके नाम है मुंडका, मंडुकया, ईश्वश्यम एंड चंदोगया, ये उपनिषद्स के नाम हैं, ठीक है। और टोटल कितने उपनिषद्स हैं? 108। अगर हम पुराण्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द नंबर ऑफ पुराण्स इज 18 और उसमें से जो स्पेशल टेक्स्ट हैं, जो बेस्ट पुराण्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके नाम हैं विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण एंड मत्स्य पुराण एज वेल एज भगवत, ये सब स्पेशल टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो टोटल उपनिषद्स है 108 एंड टोटल पुराण्स है 18। ओके स्टूडेंट्स, वी फाइंड information about the life and religions in Buddha and Jain text। स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर में बुद्धा एंड जैन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट और बुद्धिज्म आर कॉल्ड त्रिपिटका। इट इंक्लूड्स सुक्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम पिटका। अलोंग विद दिस दिधानिकाया, अंगुटरनिकाया एंड माजिमिनिकाया आर अदर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। ये भी बुद्धिज्म के इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ही हैं, ठीक है। मिलिन पैनहेनो ऑफ नागसेन एंड शिमुल कल्पा ऑफ आर्यमेनी जीसी आर इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। 2 ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन टिबेटन लैंग्वेज। तो ये जो हमने नाम पढ़े वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उसमें से 2 बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो टिबेटन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उनके नाम है कंगयूर एंड टेंगयूर, ठीक है। मैथिकल स्टोरीज हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था, जातक स्टोरीज, उनकी जो मैथिकल स्टोरीज हैं जिसका नाम है दिधानिकायो और दूसरी है मैजिमिनिकाया आर आल्सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इन एडिशन बृहद कथा, हरिवंश पुराना, वसुदेव हिडी, सिद्धेम शब्दानुशासन, द्वयाश्रया एंड किरीटी कामुंडी आर मेन टेक्स्ट, ठीक है। ये बुद्धिज्म के जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं।
अभी हम जैन के जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं उनकी बात करें। Jain texts are called Agam texts. There are 12 Agam Granthas. The ancient Jain literatures is divided into 14 पर्व्स। पर्व्स कितने हैं? 14 एंड उनके टेक्स्ट हैं 12। ठीक है। द मेन टेक्स्ट इंक्लूड, जो उनके मेन टेक्स्ट हैं उनके नाम दिए हैं अगम्स, आचरंगा एंड विटालिक, दश विटालिक सूत्र। ओके स्टूडेंट्स। Now second point is non-religious literature. Literacy text whose content is other than religious are called non-religious literature. Students, non-religious literature में क्या है कि ये जो लिटरली टेक्स्ट जो होता है कहीं पे लिखा हुआ ही होता है, हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, बट वो जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना वो रिलीजियस के बारे में नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे नॉन रिलीजियस लिटरेचर। दे आर मोस्टली इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं? पोएम्स, ड्रामास, एकोलेट्स, ग्रामर टेक्स्ट एंड स्मृतिस। स्मृतिस आर हिंदू लॉ टेक्स्ट। स्मृतिस का मतलब है हिंदू का जो लॉ है ना, ठीक है, उसका टेक्स्ट। दे इंक्लूड, अभी हिंदू लॉ के जो है ना टेक्स्ट, उनके लिए भी कुछ स्पेशल बुक्स हैं जिसके नाम यहाँ पे दिखाए हुए हैं। मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति एंड कौटिल्यस अर्थशास्त्र is also law text. A large number of plays and poems were written in ancient India. This includes great poets like Mahakavi Bhas, Kalidas, Sudrak, Bharvi, etc. Among such important epics, Abhigyan Shakuntalam, Raghuvansham, Meghdootam, Kiritarjunam, Swapnavatsdatam and Michhatkatikam are included. In South India, a special literature called Sangam literature was composed. It was composed in first 3 centuries. साउथ इंडिया में स्पेशल लिटरेचर्स को हम कहते हैं संगम लिटरेचर्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट की 3 सेंचुरीज थी ना तब ये कंपोज हुए थे। About 1600 folk poets composed heroic poems in 3 संगम्स। 3 संगम्स में इन्होंने ये जो 1600 folk poems composed की थी, ठीक है। कहाँ पे? इन मदुरई। इन दिस लिटरेचर शिल्पटिक्करम, मनी में खालाई आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये कुछ उनकी जो पोएम्स हैं, उनकी जो टेक्स्ट हैं, उनके नाम हैं, ठीक है। बेस्ट ग्रामर टेक्स्ट इन संस्कृत इज पाणिनिस अष्टधाई विच वॉज कंपोज्ड इन द 5th century BC। अगर ग्रामर की बुक चाहिए इन संस्कृत में तो उसकी बुक का नाम है पाणिनिस अष्टधाई, ठीक है। ये कंपोज हुई थी 5th century में, ठीक है। Ashoka's inscription also inform us about the administration during Maurya Empire and ethical rules of Buddhist religion of ancient India। तो जो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था अशोका के बारे में, और उसने अपने कुछ इंस्क्रिप्शन जो लिखवाए थे और उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एम्पायर। तो ये सब जो बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट है बुद्धिस्ट रिलीजन्स के, वो सब भी हमें एंशिएंट इंडिया इस ग्रामर बुक्स में हम देख पाते हैं, समझ पाएंगे, वहाँ से हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। सिटेशन पोइट्री एंड टेक्स्ट डेवलप्ड ग्रेटली ड्यूरिंग गुप्ता एज। गुप्ता एज के टाइम में भी ये पोइट्री और ये सब बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ था। हरिसेन वॉज द राइटर ऑफ समुद्रगुप्तास प्रयाग प्रशस्ति। वीरसेन सभा वॉज द राइटर ऑफ प्रशस्ति ऑफ चंद्रगुप्ता II ऑफ उदयगिरी। बाना हैज प्रेज्ड हर्ष इन हर्षचरिता। तो ये भी कुछ पोएट और राइटर के नाम दिए हुए हैं। समुद्रगुप्ता हैं, उनके जो राइटर थे उसका नाम है हरिसेन, तो उन्होंने समुद्रगुप्ता के बारे में जो पोयम या जो पोएट्री करी थी उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। वीरसेन ने चंद्रगुप्ता II के बारे में बताया है, और सेम ही हर्षचरित्रा में हर्ष के बारे में बाना जी ने उनकी तारीफ की है, वो बताया है। नेक्स्ट पॉइंट इज सी डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने भी इंडिया आए थे तो कहीं ना कहीं कुछ लिखा है इंडिया के बारे में, ठीक है।
तो मेनी फॉरेन टूरिस्ट हैव बीन कमिंग टू इंडिया सिंस सेंचुरीज हु हैव रिटर्न देयर ट्रैवलॉग। तो बहुत सारे फॉरेनर्स थे जो इंडिया में आए थे और बहुत सेंचुरीज तक वो बहुत सारे टाइम तक वो आते रहे घूमने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने भी उनका जो ट्रैवलॉग है कि हम जहाँ पे कहीं घूमने जाते हैं तो उसके बारे में जो लिखते हैं ना वो ट्रैवलॉग, ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी ट्रैवलॉग में कुछ लिखा हुआ है। दिस ट्रैवलॉग्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कल्चर एंड लाइफ ऑफ पीपल। अमॉन्ग सच ट्रैवलर्स, अभी कौन कौन से ट्रैवलर्स थे उनके बारे में जाने, हम पहले भी बहुत से चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्रीक एम्बेसडर मैक्सथेनिस हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने चंद्रगुप्ता वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था, ठीक है। मेगास्थेनिस था, वो भी ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्ता मौर्य के एम्पायर में वो कुछ टाइम तक रहा था, और उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था इंडिका, ठीक है। और उसमें से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट द मौर्य एज। सिमिलरली अ बुक रिटन बाय ग्रीक सेलर टोलेमी अबाउट जियोग्राफी गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसकी बुक में हमें जो इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। फेंट अ चाइनीज ट्रैवलर हु केम एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू एंड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंगस्टेंग हु केम एट द इंडिया at the time of Emperor Harshvardhan have given a unique description of Indian social life, rulers and culture of that time। तो ये जो ट्रैवलर्स थे उनके जो टेक्स्ट हैं उसमें भी हमें इंडिया के जो रूलर्स थे, इंडिया की जो सोशल लाइफ थी और उनका जो कल्चर था उसके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानने मिला है, क्योंकि उनके टेक्स्ट में भी उनका बहुत अच्छी तरीके से और यूनिकली डिस्क्रिप्शन किया हुआ।